नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। इस पार्ट में हम देखेंगे कि एटॉमिस्टिक बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, यानी इलास्टिसिटी का एटॉमिक ओरिजिन क्या है। तो हमने देखा था कि इलास्टिक मॉडुलस जो है हमारा, या हम उसको यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। अगर हम यूनिएक्सियल टेंसाइल डिफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम उसको यंग्स मॉडुलस करेंगे, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन का जो स्लोप है लीनियर रीजन का। तो यंग्स मॉडुलस का एटॉमिक ओरिजिन क्या है। एटॉमिक ओरिजिन अगर हम जानेंगे तो जब जब हम मटेरियल हमने बात की थी मटेरियल्स की, तब वहाँ पे हमने बात की थी कि डिफरेंट वहाँ पे बॉन्डिंग्स है, तो उस बॉन्ड्स में डिफरेंट फोर्सेस भी होंगे। ये जो फोर्सेस है एटम्स के बीच में, इसको हम इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी कहते हैं। ये जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है वही इस यंग्स मॉडुलस का ओरिजिन है। हम इसको अभी एक सिंपल सरल मैथमेटिकल डेरिवेशन से भी देखेंगे। और ये जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है, ये आपका यंग्स मॉडुलस के तो इफेक्ट करता ही है, पर आपका मटेरियल कैसे बॉन्ड है, यानी कैसे पैक्ट है, और या एटॉमिक अरेंजमेंट क्या है मटेरियल्स की क्रिस्टल में, वो भी यंग्स मॉडुलस को अफेक्ट करते हैं। यह भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इंटर एटॉमिक पोटेंशियल क्या है। जैसे हमारे पास दो एटम है, उस दो एटम को हम पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे पास दो एटम्स हैं ऐसे, हम उनको पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो पोटेंशियल है, जो एनर्जी चेंज होगी या वर्क डन होगा, इसको ही हम इंटर एटॉमिक पोटेंशियल कहते हैं। तो ये सिंपल इंटर एटॉमिक पोटेंशियल है, जिसको हम लिखेंगे -a r⁴m प्लस b r⁴n, जहाँ पे n m से बड़ा होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब दो एटम्स क्लोज आए तो एनर्जी निगेटिव रहती है। तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए जब दो एटम्स पास आ रहे हैं अपने पास। इसको हम कहते हैं लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल, या कभी कभी किसी बुक्स में आपको देखा जाएगा इसको 12-6 पोटेंशियल भी कहते हैं, क्योंकि n की वैल्यू 12 रहती है और m की वैल्यू 6 रहती है। इसको हम 12-6 पोटेंशियल्स भी कहते हैं। एक सिंपल पोटेंशियल है। तो अभी इससे हम जानेंगे कि जब हम दो एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को पास ला रहे हैं तो क्या होता है। तो हम जानते हैं कि वहाँ पे एक अट्रैक्टिव एनर्जी भी रहेगी और एक रिपल्सिव एनर्जी रहेगी। तो अट्रैक्टिव एनर्जी हमारी आती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, और इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के बीच में, या न्यूक्लियस की बात में जो अट्रैक्शन रहेगा वो रहेगी। और रिपल्शन हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन प्लस न्यूक्लियस का रिपल्शन दो एटम्स के बीच में। तो ये रिपल्सिव एनर्जी वहाँ से आती है और ये अट्रैक्टिव एनर्जी इन दोनों के अट्रैक्शन से आती है। तो अगर हम नेट यू प्लॉट करेंगे, नेट एनर्जी प्लॉट करेंगे, तो हमें इस तरह से कुछ एक कर्व मिलेगा। और हमने देखा कि ये यहाँ पे ये डिस्टेंस पे सबसे कम एनर्जी रहेगी और निगेटिव एनर्जी रहेगी, यानी एनर्जी पहले डिक्रीज हो रही है जब हम पास ला रहे हैं, और एक समय के बाद रिपल्सिव एनर्जी डोमिनेट करेगी, तो ये एनर्जी यहाँ पे बढ़ेगी। तो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों एटम्स के बीच का, जहाँ पे एनर्जी लोवेस्ट है, उसको हम कहते हैं R0। और जो फोर्स है इन दोनों को पास लाने का, हम इसको निकाल सकते हैं अगर हम इसका डिफरेंशिएशन ले इस कर्व का। ये यू का अगर हम डिफरेंशिएशन ले आर के साथ, तो हमें एक फोर्स भी मिलेगा कि इन दोनों को पास लाने में कितना फोर्स लग रहा है। और अगर हम इसको फोर्स को प्लॉट करें तो हमें फोर्स का नेचर कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये हमारा इंटर एटॉमिक एनर्जी हो गई। यहाँ पे हमने देखा कि ये अट्रैक्टिव एनर्जी डोमिनेट कर रही है, और इस रीजन के यानी इस डिस्टेंस के कम जब डिस्टेंस हम पास लाएंगे दोनों एटम्स को, तो रिपल्सिव एनर्जी डोमिनेट करेगी। और यहाँ पे एक कुछ इक्विलिब्रियम मिलेगा, इसको हम कहते हैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग R0, और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, इन दो एटम के बीच का एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। और ये जो एनर्जी है, जो सबसे निगेटिव एनर्जी है, मैंने अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए
तो ये सबसे निगेटिव एनर्जी इस इंटर एटॉमिक स्पेसिंग पे मिलेगी, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, यहाँ पे हम देखेंगे जब अगर हम फोर्स को प्लॉट करें डिस्टेंस के हिसाब से, अगर हम इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें एक फोर्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे फोर्स पहले निगेटिव था और ये यहाँ पे ज़ीरो आएगा। तो जहाँ पे मेरा इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है वहाँ पे मेरा फोर्स ज़ीरो रहेगा और फिर ये बढ़ेगा, यानी अट्रैक्टिव होगा, और ये यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी। तो इस कर्व से हम जानेंगे हमारा इलास्टिसिटी से क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हमें पहले जानना है कि इलास्टिसिटी, हम एक सिंपल मॉडल हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उस मॉडल का नाम है बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या मेटल से अलॉयज़ है, उसमें एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, तो हम ये जो बॉल्स है ये हमारे एटम्स इंडिकेट कर रहे हैं, और ये जो स्प्रिंग्स मैंने मार्क किए यहाँ पे, ये स्प्रिंग्स मेरा बॉन्ड जो है दो एटम्स के बीच में, ये मार्क कर रहा है। अभी हम स्प्रिंग ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें इलास्टिसिटी को डिराइव करना है, और आप जानते हैं कि स्प्रिंग ऐसी एनालॉजी है, अगर मैं उसको स्ट्रेच करता हूँ तो उतना ही मुझे बल देना पड़ेगा। ये हमने ओक्स लॉ में भी देखा था। तो हम इसलिए ये जो दोनों बॉन्ड्स के बीच में, दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम स्प्रिंग से डिनोट करते हैं। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे मैंने A0 मार्क किया, ये हमारा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। तो मान लीजिए मेरे पास दो एटम्स हैं और उनके बीच में एक स्प्रिंग मैंने लगा दिया। ये स्प्रिंग मेरा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने मार्क कर लिया, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस R0 मैंने मार्क कर लिया। और अगर मैं इस बॉन्ड्स को स्ट्रेच करता हूँ, एक फोर्स लगाता हूँ, टेंसाइल फोर्स, तो क्या होगा, ये बॉन्ड स्ट्रेच होगा। तो अभी मान लो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस अभी चेंज होके R हो गया है। अगर मैं रिलीज़ कर दूंगा, अगर मेरा इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, तो ये बॉन्ड्स, ये एटम्स फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएंगे R0। तो ये स्प्रिंग मॉडल अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम एक सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं स्प्रिंग के लिए, फोर्स इज इक्वल टू K इंटू एक्स। ये जो K है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, और x है कि कितना डिस्प्लेस हो रहा है ये बॉन्ड्स, यानी x हमारा होगा यहाँ पे इस डिस्टेंस के बाद कितना डिस्प्लेस हो रहा है। अगर ये मैं एटम्स फिक्स मान लो और इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है x डायरेक्शन में। तो x को मैं रिप्लेस करूँगा यहाँ पे r माइनस R0, यही मेरा चेंज इन डिस्टेंस होगा। और k को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे बॉन्ड स्टिफनेस से। तो एक एनालॉजी मैंने इस्तेमाल की एटम्स के लिए। अगर फोर्स दोनों एटम्स के बीच में मैं बॉन्ड स्टिफनेस के थ्रू मेजर करूँगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये R माइनस R0 रहेगा। एक सिंपल मॉडल मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। अगर मैं बॉन्ड्स की जब बात करूँगा तब मेरे पास कौन से बॉन्ड्स हैं, तो मेरे पास प्राइमरी बॉन्ड्स हैं और सेकेंडरी बॉन्ड्स हैं। जैसे प्राइमरी में बॉन्ड्स आएंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, मेटालिक बॉन्ड्स, ये मेरे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। और सेकेंडरी बॉन्ड्स जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वंडर बॉन्ड्स, वीक बॉन्ड्स। और जैसे मैंने जब बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ तो यानी बॉन्ड्स आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे तो एक ही बॉन्डिंग दिखाया, तो ये भी एक बॉन्ड हो गया, ये भी एक बॉन्ड हो गया, ये भी एक बॉन्ड हो गया। तो ये हो गया मेरा बॉन्ड्स, ये हो गया मेरी बॉन्डिंग। और ये सारी बॉन्डिंग मेरी स्टिफनेस को कंट्रीब्यूट करेगी। और एक चीज़ है कि एटॉमिक पैकिंग। तो यहाँ पे तो मैंने एक सिंपल क्यूबिक लैटिस दिया है, पर मेरी एटॉमिक पैकिंग तो ऐसे भी हो सकती है, हेक्सागोनल की तरह। अगर मेरी एटॉमिक बॉन्डिंग हेक्सागोन की तरह होगी तो यहाँ पे भी ये स्टिफनेस यहाँ पे अलग होगा। तो मेरी एटॉमिक पैकिंग और इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो भी प्रेजेंट है ये स्टिफनेस को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर मैं स्टिफनेस निकालूंगा तो स्टिफनेस क्या होता है, जो फोर्स मुझे लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है
विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्ट्रेस, चेंज इन लेंथ, इसको हम मानेंगे स्टिफनेस। तो इसको भी हम समझते हैं। जैसे मैंने एटम्स के लिए लिखा है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे R से, तो मुझे स्टिफनेस की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो वही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिया है, और हमने जाना है कि dF/dr ये हमारा ये हमें इंटरएटॉमिक पोटेंशियल से मिल सकता है। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव या लेंगे इंटरएटॉमिक पोटेंशियल का, तो मुझे स्टिफनेस मिल सकता है। फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा फोर्स है और सेकंड डेरिवेटिव मेरा स्टिफनेस मिलेगा। हमने लास्ट स्लाइड में लिखा था, माइनस लिखा था यहाँ पे। तो अगर हम ये मेरा फोर्स था विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और ये मेरा इंटरएटॉमिक स्पेसिंग या इंटरएटॉमिक डिस्टेंस था। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, तो हमें इस पोर्शन पे जहाँ पे इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है, यहाँ पे ये जो स्लोप है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। तो बट हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, मानेंगे कि ये जो डिस्टेंस है हम कंसिडर कर रहे हैं, ये R0 के बहुत करीब है। यानी अगर ये मेरा R0 है, तो ये जो डिस्टेंस है R, ये बहुत करीब है, बहुत स्मॉल है। क्यों स्मॉल है? क्योंकि हमने जाना था कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन में एटॉमिक जो डिस्प्लेसमेंट्स है वो स्मॉल है, इसलिए हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स की बात करेंगे अराउंड इंटरएटॉमिक स्पेसिंग। तो यहाँ पे यही लिखा है कि हम बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। अब अगर हम ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो स्लोप आएगा हम इसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं। तो और हम स्टिफनेस को मान सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट है, जो स्लोप है ये कांस्टेंट है। तो अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हम स्लोप यहाँ से निकाल सकते हैं या स्टिफनेस यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर हमें इंटरएटॉमिक पोटेंशियल पता है, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, अगर हमें इंटरएटॉमिक पोटेंशियल पता है तो हम स्टिफनेस निकाल सकते हैं, और R हम यहाँ से निकाल सकते हैं। R0 हम कहाँ से निकालेंगे? हम अगर XRD मेजरमेंट्स करते हैं तो XRD मेजरमेंट से हमें लैटिस पैरामीटर्स मिलते हैं, और इस लैटिस पैरामीटर से ही हम इंटरएटॉमिक स्पेसिंग निकाल सकते हैं। तो अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए मेरा क्रिस्टल है, ये एटम्स है और ये स्प्रिंग्स है, और मैंने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया या स्ट्रेस अप्लाई किया, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये मेरा कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तब यहाँ का इंटरएटॉमिक स्पेसिंग या इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है, ये पहले मान लीजिए इनिशियल इंटरएटॉमिक स्पेसिंग था, ये स्ट्रेच होगा, ये बॉन्ड स्ट्रेच होंगे। ये स्ट्रेच होने के बाद अगर चेंज हो रहा है R, अगर ये बढ़ रहा है, तो हम स्ट्रेन डिफाइन कर सकते हैं। हम ऐसे स्ट्रेन डिफाइन कर सकते हैं, ये मेरा फाइनल स्ट्रेच लेंथ है और ये मेरा इनिशियल स्ट्रेच लेंथ है, और अगर मैं उसको इनिशियल स्ट्रेच लेंथ से अगर इनिशियल एटॉमिक स्पेसिंग से अगर डिवाइड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा स्ट्रेन। तो ये मेरा स्ट्रेन मैं यहाँ से निकालूँगा, और ये मान लो कि मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। मान लीजिए कि दोनों साइड यानी 2D डायमेंशन में ये मेरा R0 सेम है, यानी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग सेम है। एक सिंपल मॉडल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम कंसिडर करेंगे कि R0 यहाँ पे सेम है। तो स्ट्रेस मेरा क्या आएगा? तो स्ट्रेस मेरा आएगा फोर्स जो मैंने अप्लाई किया अपॉन ये क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर यही एरिया अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई करूँगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा मेरा R0²। और इस केस में अगर मैं देखूँगा कि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एटम्स, तो ये मेरा 1/4 यहाँ से आ गया, 1/4 यहाँ से आ गया, 1/4 एटम यहाँ से आ गया कंट्रीब्यूशन, 1/4 यहाँ से आ गया। तो मेरे पास 1/4 × 4 एटम्स है मेरे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एटम्स 1 हो गए। सो
स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड बाय वन एटम, और पर एटम मैं लिख देता हूँ, ये मेरा टर्मिनोलॉजी आ जाएगा F/R0²। तो F हमने जाना कि ये अभी S0 इंटू R माइनस R0, ये हमने डिफाइन किया था एक स्प्रिंग बॉल मॉडल से, और F को हमने निकाला है, हम F यहाँ से निकालेंगे सिग्मा इंटू R0²। तो ये स्ट्रेस पर बॉन्ड पर एटम, ये अभी एक्सप्लेन किया मैंने, ये आएगा F/R0²। और अगर ये टर्म्स मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, F की जगह सिग्मा इंटू R0², और S0 इंटू R माइनस R0 को मैं ये टर्म R माइनस R0 को मैं लिख सकता हूँ R0 इंटू एप्सिलॉन। तो ये टर्मिनोलॉजी मेरे पास आ जाएगी, और मैं ये कुछ रीअरेंजमेंट करूँगा, एप्सिलॉन को इस साइड लेके आता हूँ तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आएगा और S0 अपॉन R0 आएगा। तो ये जो टर्म है, अभी आप इसको जान सकते हैं, ये जो टर्म है यही मेरा इलास्टिक मॉडुलस है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यही मैंने डिफाइन किया था, और ये मिल गया मुझे बॉन्ड स्टिफनेस और R0 के हिसाब से। तो मैं लिख सकता हूँ इलास्टिक मॉडुलस सिंपल वे से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और यही मेरा आएगा S0 अपॉन R0। तो S0 मेरा बॉन्ड स्टिफनेस था, ये मेरा बॉन्ड स्टिफनेस था, और हमने बात की थी कि ये S0 बॉन्ड स्टिफनेस यानी किस पे डिपेंड करेगा, ये बॉन्ड स्टिफनेस डिपेंड करेगा कि मेरे बॉन्ड्स क्या है प्रेजेंट, प्राइमरी बॉन्ड्स है, सेकेंडरी बॉन्ड्स है, या दोनों का मिक्सचर है। तो ये मेरा बॉन्ड नेचर पे डिपेंड करेगा S0, और R0 मेरा डिपेंड करेगा कि कैसा अरेंजमेंट है एटम्स का। तो इलास्टिक मॉडुलस मेरा किसका फंक्शन हो जाएगा, मेरा इलास्टिक मॉडुलस अगर मैं मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के से देखूं तो इलास्टिक मॉडुलस मेरा फंक्शन होगा बॉन्ड्स का और एटॉमिक अरेंजमेंट्स का। तो हमने सिंपल एक रिलेशन देखा है इलास्टिक मॉडुलस का बॉन्ड स्टिफनेस से और इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स है, बहुत सारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, हम देख रहे थे कि मेटल्स है, सिरामिक्स है, ये पॉलीमर है। तो यहाँ पे इलास्टिक मॉडुलस हम प्लॉट किए, और हमने देखा था कि इलास्टिक मॉडुलस GPM हम मेजर करते हैं। जैसे मेटल्स हम बात करेंगे, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक, निकल, टाइटेनियम, और इनका एक करस्पॉन्डिंग इलास्टिक मॉडुलस है। और सिरामिक्स में बात करेंगे कि सिरामिक्स में TiO2, Al2O3, Cr2O3, और पॉलीमर्स में PVC है। तो अगर आप देखेंगे मेटल्स, सिरामिक्स और पॉलीमर्स में, तो मेटल्स में इलास्टिक मॉडुलस है ये जो सिरामिक्स से है ये इसकी तुलना में कम है, और पॉलीमर से ज़्यादा है। तो हम ये जानेंगे, हमने जैसे अभी मैंने बताया था कि मेटल्स में होते हैं मेटालिक बॉन्ड्स, और सिरामिक्स में होते हैं कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड्स, और यहाँ पे होता है कोवैलेंट और सेकेंडरी बॉन्ड्स। तो हमने देखा था कि सेकेंडरी बॉन्ड्स थोड़े वीक होते हैं आयोनिक और मेटालिक बॉन्ड से, तो इसका इलास्टिक मॉडुलस कम होता है। और सिरामिक्स में देखेंगे कि कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड्स मेटालिक बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होता है मेटल्स से। मेटल्स की तुलना में अगर हम देखेंगे, अगर मेटल्स में ही तुलना करनी है, तो जैसे एल्यूमिनियम है, ये भी FCC है, कॉपर है, ये भी FCC है, और निकल है, ये भी FCC है। इन तीनों में एटॉमिक अरेंजमेंट सेम है, अगर आप देखेंगे, पर इसका इलास्टिक मॉडुलस डिफरेंट है दोनों का, इन तीनों का। निकल का इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा है कॉपर की तुलना में, और एल्यूमिनियम की तुलना में कॉपर का इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इलास्टिक मॉडुलस की अगर बात करूँगा, तो इलास्टिक मॉडुलस को मैं मेल्टिंग पॉइंट से अगर मैं प्लॉट करता हूँ,
तो आपको मिलेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, अगर जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका इलास्टिक मॉडुलस भी ज़्यादा मिलेगा। तो आपको एक्सरसाइज देता हूँ कि आप ये इलास्टिक मॉडुलस और मेल्टिंग पॉइंट्स निकालें डिफरेंट मेटल्स का पीरियोडिक टेबल से, और देखिए कि आपको इलास्टिक मॉडुलस और मेल्टिंग पॉइंट में क्या रिलेशन मिलता है। और एक चीज़ है, जैसे अगर मैं इलास्टिक मॉडुलस की बात करूँगा और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन की बात करूँगा। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन जो होता है कि अगर मैं मटेरियल को हीट कर रहा हूँ तो उसमें एक बदलाव आएगा, उसके लेंथ में या उसके डायमेंशन में चेंज आएगा। वो डायमेंशन कैसे चेंज हो रहा है वो हम मेजर करते हैं, यानी किस रेट से चेंज हो रहा है ये मेजर करते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन से। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ रहा है, जैसे एल्यूमिनियम का 70 है और टंगस्टन का 407 है GPa, तो उसका थर्मल एक्सपांशन भी आपको उस तरह से दिखेगा। जैसे जिसका ज़्यादा इलास्टिक मॉडुलस उसका कम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, यानी वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो एक इन्वर्स रिलेशन आपको मिलेगा। तो ये भी मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ कि अगर आप इलास्टिक मॉडुलस और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, जिसको अल्फ़ा से डिनोट करते, इसका एक रिलेशन आप ढूंढिए सारे मेटल्स या अलॉयज़ पीरियोडिक टेबल से आप निकालिए और इनका एक रिलेशन ढूंढिए। अब ये कैसे क्यों ऐसे बिहेवियर दिखाता है ये थोड़ा सा जानेंगे। हमने पहले बात की थी इंटर एटॉमिक पोटेंशियल की। ये मेरा डिस्टेंस है और ये मेरा इंटर एटॉमिक पोटेंशियल है। अगर मेरे पास दो मटेरियल है, ये मटेरियल 1 है और एक मैं मटेरियल 2 लेता हूँ, जिसमें इंटर एटॉमिक पोटेंशियल ऐसे चेंज हो रहा है, जहाँ पे ये जो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, ये मेरा मटेरियल 2 हो गया, जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि मटेरियल 2 जो है और मटेरियल 1 है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा एक की तुलना में, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अगर आप देखेंगे ये कम मिलेगा मेल्टिंग पॉइंट की तुलना में। और इन दोनों के साथ हम बात करेंगे जब इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिक मॉडुलस 2 का 1 की तुलना में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा निगेटिव है। तो ये आप रिलेशंस पीरियोडिक टेबल से सारे मेटल्स का या एलिमेंट्स का आप निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि थर्मल एक्सपांशन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या रिलेशन है, ये आपको ढूंढना है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और वर्सेस मेल्टिंग पॉइंट का मैंने तो बोला कि एक स्ट्रेट लाइन दिखाता है, ये आपको वेरीफाई करना है। और इस पॉइंट से मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और इस क्लास में हमने जाना कि इलास्टिक मॉडुलस का ओरिजिन क्या है, जो बॉन्ड स्टिफनेस से आता है और उसके इंटर एटॉमिक स्पेसिंग या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से आता है बॉन्ड्स के बीच में का और एटम्स के बीच में का। धन्यवाद।